स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में आपके पीए के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत सारी वीडियोस हम नहीं बना पाए, लेकिन ये वीडियो आपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जानी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके के, जो आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पोस्टमैन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या फिर पीएसए के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और क्लासेस में जुड़ना है या इनसे रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 इटसेल्फ। 1928 में ही भारत का संविधान किसने तैयार किया था? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। The Constitution drafted in 1928 was known as नेहरू रिपोर्ट। जो संविधान 1928 में तैयार किया गया था, इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। It was prepared by a committee of all parties conference chaired by मोतीलाल नेहरू with जवाहरलाल नेहरू as its secretary। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की एक समिति ने तैयार किया। उस समिति के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। समिति में कुल कितने सदस्य थे? टोटल 9 मेंबर थे। इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहले कि ये जो आपका संविधान है 1928 में ही इसे किसने तैयार कर दिया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसको मोतीलाल नेहरू की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक समिति ने इसे तैयार किया था, जिसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे और इस समिति में 9 सदस्य शामिल थे। The Constitution of India came into force on January 26, 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बहुत बार पूछा गया है। It took 2 years, 11 months and 18 days to create the Constitution of India। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। The process was initiated on 9th December 1946 and came to an end on 26th November 1949। ये प्रक्रिया जो संविधान बनाने की थी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। यानी कि जो देश का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 11 सेशंस कवरिंग 160 डेज वर हेल्ड इन दिस ड्यूरेशन। और इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए। 10 ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और जिसको बनाने की प्रक्रिया या प्रोसेस 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, श्री जगदीप धनखड़। अब ये जो श्री जगदीप धनखड़ है राज्यसभा के चेयरमैन है, इसके अलावा ये और क्या है या इनका पद क्या है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। He is serving as the 14th Vice President since November 2021 of India since 2017 और 2017 से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। राज्यसभा is the second house and upper house of the parliament and represents the states and union territories of the country। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, पहला सदन कौन सा है, लोकसभा है, और ये अपर हाउस भी से कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। और ये जो राज्यसभा है ये क्या करती है, देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है और ये उच्च सदन है, पहला सदन लोकसभा और उसे निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राज्यसभा है देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में इसमें 245 मेंबर हैं। The President of India nominates a total of 12 members to the राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी कि इन 245 में से 12 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सीट एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा। भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीट आवंटन से भी संबंधित है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हमने ऊपर भी कर लिया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास विच इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, महेंद्रगिरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोडा वेटा दे रखा है, तो डोडा वेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी माउंटेन्स एट 2637 मीटर्स। डोडा वेटा 2637 मीटर ऊंचा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। डोडा वेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा वेटा है। महेंद्रगिरी हमने कर लिया, ईस्टर्न घाट जो है भारत के उनकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद क्या है, शेवरॉय हिल्स की बात करें तो शेवरॉय हिल्स जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं, अन्नाईमुडी हिल्स के बारे में दिया हुआ है। अन्नाईमुडी अन्नामुडी इज आल्सो नोन एज एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। अन्नामुडी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अन्नामुडी को साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इट इज अ माउंटेन लोकेटेड इन केरला, ये केरला में स्थित है। अन्नामुडी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। और अन्नामुडी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वेस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। द नेम अन्नामुडी लिटरली मीन्स एलिफेंट हेड। अन्नामुडी नाम का शाब्दिक अर्थ भी आपको याद रख लेना है, हाथी का सिर। और यहाँ पे ये तो आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक बारी देख लेना। आगे चलते हैं, खासी हिल्स की बात करते हैं। खासी हिल्स आर फाउंड ऑन दी शिलोंग प्लेट्यू। खासी पहाड़ियाँ शिलोंग पठार पर पाई जाती हैं। खासी हिल्स आर लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। खासी पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। दे आर पार्ट ऑफ गारो खासी जयंतिया रेंज। ये गारो खासी जयंतिया रेंज का भी हिस्सा है। आगे चलते हैं, वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर ए माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला।
पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। द वेस्टर्न घाट रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये जो पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। The meeting point of Eastern Ghats and Western Ghats is at Nilgiri Mountains in Tamil Nadu। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन आपस में जिस बिंदु पर होता है वो है नीलगिरी पर्वत, और कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें आंध्र प्रदेश नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पिंगली वेंकैया हु डिजाइन्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो किस राज्य से जुड़े हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। The national flag of India was adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly held on the 22nd July 1947। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 15 अगस्त 1947 को चुना गया या माना गया। कैसे माना गया? फ्यू डेज बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये जो आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वर्तमान स्वरूप में से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इन इंडिया द टर्म ट्राइकलर रेफर्स टू द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत में तिरंगा शब्द जो है इसका तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से है। द नेशनल फ्लैग इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ इंडिया सैफरून एट द टॉप, व्हाइट इन द मिडल एंड इंडिया ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। फिर इसके रेशो की बात की जाती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की जो रेशो रहती है, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 से 3 है, ये आपने याद रखना है। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इन अ नेवी ब्लू बील विच रिप्रेजेंट्स द चक्रा। फिर जो बीच में सफेद पट्टी होगी, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, तो बीच की जो सफेद पट्टी होती है उसके केंद्र में नेवी ब्लू का एक पहिया होता है जो कि चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। Its design is that of the wheel which appears on the abacus of the सारनाथ lion capital of Ashoka। इसका डिजाइन अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के शीर्ष पर बने पहिए जैसा है। Its diameter approximates to the width of the white band and it has 24 spokes। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे झंडा बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास मान लीजिए राष्ट्रीय झंडा है। यहाँ पे कौन सा रंग होगा? केसरिया, बीच में सफेद और नीचे सबसे हरा रंग होगा। अब यहाँ पे जो वाइट पट्टी होती है इसमें क्या होता है? एक अशोक चक्र होता है, इसमें 24 तीलियां होती हैं इस तरह से, और इसका जो डायामीटर बताया गया है वो किसके बराबर बताया गया है? डायामीटर अप्रोक्सीमेट्स टू द विड्थ ऑफ द वाइट बैंड। तो ये वाइट बैंड की विड्थ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है? ये चौड़ाई। तो इतना ही इसका क्या रहेगा? अशोक चक्र का डायामीटर रहता है। The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of the India on 22nd July 1947। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे चलते हैं, नेशनल एंथम की बात करते हैं, राष्ट्रगान की बात करते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया इज जन गण मन।
भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, जन गण मन है। ठीक है, पूरा आपको याद होना चाहिए। जन गण मन जो पूरा है वो आपका भारत का राष्ट्रगान है। Composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24th January 1950। अब भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन है, अब इसको मूल रूप से कैसे लिखा गया था, बंगाली में लिखा गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को इसे एक्सेप्ट किया गया भारत के राष्ट्रगान के रूप में। और लेकिन एक्सेप्ट कैसे किया गया, इसके हिंदी संस्करण में इसको अपनाया गया। It was first sung on 27th December 1911 at the Kolkata session of Indian National Congress। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी पूछा जाता है पहली बार इसको कब कहाँ पे गाया गया। The complete song consists of 5 stanzas। The first stanza contains the full version of the national anthem। तो पूरा गीत जो है वो 5 छंदों से मिलकर आपस में बना हुआ है। पहले छंद में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण भी है। Playing time of full version of national anthem is approximately 52 seconds। राष्ट्रगान को पूर्ण संस्करण को बजाने का समय या राष्ट्रगान को पूरी तरह से अगर गाना है 52 सेकंड का समय लगता है। शॉर्ट वर्जन कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा प्लेइंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 20 सेकंड इज आल्सो प्लेड ऑन सर्टेन ओकेजन। छंद की पहली और अंतिम पंक्तियों से युक्त एक छोटा संस्करण जिसे बजाने का समय 20 सेकंड है, कुछ अवसरों पर इसे भी बजाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की, राष्ट्रीय गीत की। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित था, संस्कृत में इसको बनाया गया था। द फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन इट वाज संग वाज द 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो राष्ट्रीय गीत को जब पहली बार गाया गया तो वो कौन सा अवसर था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन था उसके दौरान इसको पहली बार गाया गया। द सॉन्ग वाज अ पार्ट ऑफ बंकिम चंद्राज मोस्ट फेमस नोवेल आनंद मठ 1882। अब ये जो राष्ट्रीय गीत है ये किसका हिस्सा था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ 1882 में, जिसका हिस्सा नेशनल सॉन्ग भी था, उसमें राष्ट्रीय गीत भी लिखा गया था। On 24th January 1950, the Constituent Assembly of India has adopted Vande Mataram as a national song। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भी अपना लिया। आगे चलते हैं, स्टेट एम्बलम की बात करें, राज्य चिन्ह की बात करें तो वो क्या है, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। राज्य प्रतीक अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के से अनुकूलित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो नोन एज द इंडिया अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुई थी, अगस्त मंथ में शुरू हुई, तो इसको अगस्त क्रांति या इंडिया अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। It was officially launched by Indian National Congress led by महात्मा गांधी on 8 अगस्त 1942। इसे आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था। The movement gave the slogan Quit India and भारत छोड़ो गांधी gave the slogan to the people do or die। और इसी आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो या भारत छोड़ो के नारे दिए गए और गांधी जी ने और कौन सा नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। किस मूवमेंट के दौरान दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया।
आगे चलते हैं, चंपारण मूवमेंट की बात करते हैं। द चंपारण मूवमेंट वाज अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लेड बाय महात्मा गांधी इन 1917। चंपारण मूवमेंट या चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। फिर उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी बिगन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। The tragic जलियांवाला बाग event sparked the start of non-cooperation movement। जलियांवाला बाग की दुखद घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे जुड़ा हुआ जो मूवमेंट है वो कौन सा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। उसकी वजह से ये मूवमेंट या आंदोलन शुरू हुआ। However, following the चोरा चोरी event in which 23 police officers died, महात्मा गांधी put a halt to the campaign। हालांकि चोरा चोरी घटना के बाद जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए, अधिकारी मारे गए, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर रोक लगा दी, वापस ले लिया इसे। जलियांवाला बाग मैसेकर, आल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर, टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका दोषी जनरल डायर था, 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। इनमें से कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, रेस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के प्रति सम्मान। बाकी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आ जाता है संविधान का सम्मान करें, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का भी सम्मान करें। The fundamental duties are dealt with in Article 51A under Part 4A of Indian Constitution। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं। Originally, the Indian Constitution did not provide any formal list of duties for its citizens। अब जब मूल रूप से भारतीय संविधान बना तो इसमें कर्तव्य कोई भी नहीं थे, नागरिकों के लिए कर्तव्यों की कोई भी औपचारिक सूची नहीं थी। बट थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया? तो बट through the 42nd constitutional amendment in 1976 fundamental duties were added to the Indian Constitution। तो 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ उसके माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। There are 11 fundamental duties listed in the Constitution। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ फंडामेंटल राइट भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं। तो राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 के आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपने याद करनी है। आगे चलते हैं, मार्टर्स डे इज, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है। मार्टर्स डे एट द नेशनल लेवल आल्सो नोन एज सर्वोदय डे और शहीद दिवस आर डेज डिक्लेयर्ड इन इंडिया टू ऑनर रिकॉग्नाइज्ड मार्टर ऑफ द नेशन। शहीद दिवस राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। भारत में राष्ट्र के मान्यता प्राप्त शहीदों को सम्मानित करने के लिए घोषित दिवस है जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। मार्टर्स डे इज रिकॉग्नाइज्ड नेशनली ऑन 30th January to mark the assassinations of Mahatma Gandhi in 1948 by नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे द्वारा 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की याद में 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है।
आगे चलते हैं। हु इज प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब ड्यूरिंग संक्रांति? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रांति के दौरान पंजाब में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, लोहरी। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक पुल का निर्माण किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 4 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विद म्यांमार। 4 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और ये 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो कौन सा आपके पास यहाँ पे नहीं आया? आसाम नहीं आया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाई? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास, जाखम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च्ड ऑन सितंबर 4, 1920 बाय महात्मा गांधी। फुल डेट आपने याद रखनी है। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। Which of the following was associated with भूदान मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा भूदान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, विनोबा भावे। मधुबनी स्टाइल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? मधुबनी शैली निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? तो फोक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, इंडियन पेंटिंग है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मधुबनी is popular for its beautiful villages and their ancient art, which is known by the name of मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी अपने ये क्या है, बिहार में है, तो अपने खूबसूरत गांव प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। फेमस क्लासिकल डांस कथक हैज इट्स रूट्स इन विच इंडियन स्टेट? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क हार्ड एंड डू वंस वेरी बेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कड़ी मेहनत करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता किस चीज से जुड़ी हुई है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्क एथिक्स से जुड़ी हुई है। द फॉरेस्ट इन सुंदरवन इज कॉल्ड एज? सुंदरवन के जो जंगल हैं उनको क्या कहा जाता है? सदाबहार या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, जो सदाई हरे भरे रहते हैं। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन्स? भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू। दक्कन पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग जो है, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन? संविधान का मसूदा जो है वो कब तैयार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फॉर्मुलेटेड बाई? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? UNDP के द्वारा तैयार किया गया था। Which one of the following national park or sanctuary is not in राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में
स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा राजाजी नेशनल पार्क। सरिस्का, सांभर और रणथंभौर ये तीनों ही कहाँ पे पाए जाएंगे? तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फोक और ट्राइबल डांसेस इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा लोक या आदिवासी नृत्य कर्नाटका से संबंधित है? करेक्ट आंसर यह आ जाएगा यक्षगान कर्नाटका से जुड़ा हुआ फोक या ट्राइबल डांस है। Who founded the association Naujan Bharat Sabha to help foster revolution against the British Raj by gathering together workers and peasant youth in 1928? 1928 में मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए नौजवान भारत सभा संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? श्री भगत सिंह जी ने की थी। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following countries has the longest international boundary with India? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा बांग्लादेश के साथ। Which state of India has the smallest land area? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। How many fundamental duties are in the Indian Constitution at present? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। Which part of Indian Constitution deals with fundamental rights? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर द वोट रेसेस स्पेशल फीचर? निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा ओणम। ओणम त्योहार में क्या होता है? बोट रेस की जाती है। फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इज हिस्टोरिक दांडी मार्च? महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा साबरमती आश्रम से लेके अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती आश्रम जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। Which of the following metals remain in liquid state under normal conditions? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है, पारा जो है, ये क्या होता है? मेटल होता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। In which article of the Indian Constitution fundamental duties have been enumerated? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल 51A में। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच प्लेस? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो कभी भी घोषित नहीं किया गया, नेवर। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which country among the following is not permanent member of UN Security Council? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो, इसमें टोटल 5 सदस्य हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट हैं, और 5 जो है वो कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं। तो जर्मनी जो परमानेंट मेंबर नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ, फेफड़े जो किसके प्राथमिक अंग हैं? रेस्पिरेशन या श्वसन के। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। हाउ मैनी केवी इज इक्वल टू 1 जीवी? एक जीवी में कितने केवी होते हैं? तो देखो, 1 एमबी में, ठीक है, 1024 केवी होते हैं, और 1 जीवी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी होते हैं। तो 1 जीबी में टोटल कितने केवी आ जाएंगे? 124/124। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
हाईएस्ट पीक इन सापुतारा रेंजेस, सापुतारा पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पंचमढ़ी है। आगे चलते हैं, रणथंभौर इज विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, रणथंभौर जो है वो किस तरह का वन है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? तो वहाँ पे सूखे और पतझड़ी वन होते हैं, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। How many fundamental duties are listed in Article 51A? अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 11। दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन, दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब हुई? 12 मार्च 1930 को हुई, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। शॉर्ट सेलिंग ऑफ स्टॉक इज, स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करना लीगल इन इंडिया, भारत में लीगल है। घूमर इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, घूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? राजस्थान का है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो वो किसके बीच में लड़ी गई थी? अहमद शाह अफगानी और मराठास के बीच में लड़ी गई थी, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। विच कंट्री टचेज द ब्लैक सी, कौन सा देश काले सागर को छूता है? तो कौन कौन से छूते हैं? तो इसमें आपने याद रख लेने हैं, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। तो इनमें से कौन सा छूता है? यूक्रेन छूता है, बाकी ये नहीं छूते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच अमंग दी फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री टू हैव एन अकाउंट ऑन ट्विटर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मंत्रालय है जिसका ट्विटर पर अकाउंट है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का जो अकाउंट है, सबसे पहला मंत्रालय है जिसका ट्विटर पे अकाउंट था। विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी माना जाता है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, आर्टिकल 32 को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, श्री जाकिर हुसैन का। Who was the champion of men's single India Open बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 recently held in India? हाल ही में भारत में आयोजित पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, शिवाई युकई, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। Which one of the following states does not form part of नर्मदा रिवर बेसिन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, भी आ जाएगा। 3 है, एक मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सारे नर्मदा रिवर बेसिन के हिस्से हैं, लेकिन राजस्थान नहीं है। If there is a deadlock between Rajya Sabha and Lok Sabha over an ordinary bill, it will be resolved by, यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो तो इसका समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज नोन एज, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व एनवायरमेंटल प्लानिंग इज प्राइमरली विद, पर्यावरण नियोजन से जुड़ा संगठन मुख्य रूप से क्या है? NEERI है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, साल्ट मार्च रिलेटेड टू, नमक मार्च का संबंध किससे है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। और गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जो आपको याद रख लेना है। तो ये थे कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा अगर आप इनको अच्छे से करके जाएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने क्लासेस में जुड़ना है या आपको तैयारी करने के लिए अच्छी सी बुक्स चाहिए तो आप बुक्स भी ले सकते हैं, और क्लासेस में जुड़ना है MTS पोस्टमैन या PSA की तैयारी के लिए तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और PA के आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एग्ज़ाम आपके लिए सफलता लेके आए, प्रमोशन लेके आए, यही कामना करेंगे। धन्यवाद।